अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? मुसलमानों पे जुल्म व सितम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ के ज़ालिम हुक्मरानों के हाथों से हुकूमत छीन ली। इस उन्वान के ऊपर हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए। बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं उन लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि अगर श्रीलंका में मुसलमानों पे जुल्म की वजह से ज़वाल आया है तो अफ़गानिस्तान क्यों बर्बाद हुआ, इराक़ क्यों बर्बाद हुआ, लीबिया, सीरिया क्यों बर्बाद हुए, यमन क्यों बर्बाद हुआ। ये जो सवाल है अगर एक आदमी की तरफ से आता तो ठीक था, लेकिन मैंने देखा हूँ कि हर तीसरा चौथा जो कमेंट है, स्पेशली हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उन लोगों की तरफ से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था। तो हमने अभी ये एक सिलसिला ही शुरू की है कि हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑथेंटिक रिसोर्सेस की बुनियाद पर कि अफ़गानिस्तान के जो हालात है उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और हालात ऐसे क्यों हुए। इराक़ है, सीरिया है, लीबिया है, तमाम लोगों का जो सवाल है हम उनका जवाब दे रहे हैं। कल हमने अफ़गानिस्तान के हालात पर डिटेल्स में वीडियो चैनल पे अपलोड किए, अब आप उसको देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा अफ़गानिस्तान की जो हालत है वो पहले से बेहतर है या अफ़गानिस्तान पहले से ऐसा ही था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इराक़, और आज हम बात करेंगे इराक़ पर। और आज हम आपको बताएंगे कि इराक़ की आज जो हालत है इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है और इराक़ की पूरी तारीख़। तो अगर आपको इस तरह के उन्वानात के अंदर दिलचस्पी है और आप जानना चाहते हैं मुसलमानों के उरूज व ज़वाल को और मुसलमान मुल्कों के हालात को, तो ये पूरा वीडियो आप पूरे ध्यान से तवज्जो के साथ में सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इसको पहुँचाए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि मुसलमानों के उरूज और ज़वाल के असबाब क्या है। और हमारा ये जो वीडियो है ये निष्पक्ष है। निष्पक्ष मतलब गैर जानिबदाराना। हम किसी भी पक्ष का सपोर्ट करते हुए ये वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान का भी वीडियो हमने बनाए, जैसे अभी इराक़ का है, आगे भी वीडियो आते रहेंगे सीरिया, यमन और सारे मुस्लिम मुल्कों के ऊपर। तो ये हमारे निष्पक्ष और गैर जानिबदाराना रहेंगे। अब आपको किस जानिब जाना है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हम आपको सिर्फ जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो ऑथेंटिक बातें हैं वही हम आपको जो है बताएंगे इंशाअल्लाह। तो शुरुआत करते हैं इराक़ से। इराक़ वो मुल्क है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही इराक़ के अंदर इंसानों के पाए जाने के सबूत मिलते हैं। यानी ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इराक़ के अंदर कुछ वक्त गुजारा था। उनके अलावा बाद में जो अम्बिया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो ख़ुद इराक़ के रहने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ख़ुद भी इराक़ के रहने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर आज भी इराक़ में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का गाँव आज भी इराक़ में है। वो बस्ती है जहाँ पे उन्होंने कश्ती बनाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मंदिर अभी तक मौजूद है, मन कसरल असनामा वाला, अभी भी मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलिफ लैला की कहानियाँ हैं और क़िस्से हैं। वो गांव मौजूद है, वो सब मौजूद है और वो काफ़ी जो है पूरा पत्थरों का बना हुआ है। उसके ऊपर सीढ़ियों से इस तरह से चलते हैं और गवर्नमेंट ने जो है वो पूरा जो गांव था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसके चारों तरफ से जो है ना कांच की दीवार बनाई हुई है। आप सिर्फ दूर से खड़े रह के देख सकते हैं जो आसार कदीमा के एतबार से उन्होंने वो पूरे गांव को महसूर किया हुआ है। उसके अलावा भी इराक़ में बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की, 5-5 हज़ार साल पुराने। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, जैसे बाबिलोन वगैरह वगैरह जो है ना, ये बहुत पुराने सिविलाइजेशंस थे। तो ये सब इराक़ में आज भी मौजूद हैं। तो इराक़ एक बहुत पुराना मुल्क है और इराक़ के जो लोग थे वो बुत परस्त थे और वो बुतों की परस्तिश और पूजा किया करते थे। ऐसे ही जानवरों की पूजा और परस्तिश किया करते थे, इसलिए कि बेबीलोन जो है वहाँ पे वो अभी भी तस्वीरें वगैरह बनी हुई है जिसके अंदर उन्होंने अपने दिल से एक ऐसा जानवर बनाया हुआ था जिसका चेहरा जो है वो इसकी तरह से
सांप की तरह से, उसके पैर जो है वो शेर की तरह से, बीच में का जिस्म जो है वो हाथी की तरह से, और पीछे का जो हिस्सा है वो लॉइन की तरह से। इस तरह से उन्होंने पूरा एक मिक्स जानवर बनाया हुआ था। इस तरह से वो लोग पूजा परस्तिश किया करते थे इराक़ के लोग। अब इस्लाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जज़ीरतुल अरब जो है वो पूरा क्या पूरा 100% मुसलमान हो चुका था आपके ज़माने में ही। और पड़ोस में जो है यमन, वहाँ पे भी आपने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना के भेज दिया था। इसी तरह से हबशा में भी बादशाह मुसलमान हो गया वो मुल्क। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ मुल्क मुसलमान हो चुके थे। ऐसे ही बहरैन हालांकि छोटा सा जज़ीरा है, लेकिन मैं आपको उसकी भी तारीख़ बता दूं साथ में चलते चलते कि वो भी पहले ज़माने से ही एक अलग जज़ीरा है। यानी ये नहीं है कि वो बाद में अलग हुआ, ऐसा नहीं है। ये सारे मुल्क जितने भी आज हमको अरब दुनिया के अंदर नज़र आते हैं ना, इन सब की तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो उस ज़माने में ये अलग अलग मुल्क ही थे। जैसे ईरान है, इराक़ है, मिस्र है, मुल्क शाम है। ये बात और है कि अभी मुल्क शाम में ये सब रियासतें थी। जॉर्डन यानी उर्दून है, लेबनान है, और इसी तरह से फ़लस्तीन है। तो ये सब रियासतें अलग अलग थी और मुल्क एक ही था। अब ये सब अलग अलग मुल्क हो गए। तो खैर हमारी बात चल रही है इराक़ की। तो इराक़ भी पहले से एक अलग मुल्क था, जहाँ की अपनी एक अलग सिविलाइजेशन थी, अलग अपनी एक हुकूमत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इराक़ और ईरान ये फ़तेह हो गए। अब इराक़ जब फ़तेह हुआ तो इराक़ के फ़तेह होने के बाद में इराक़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया, इसलिए कि इराक़ फ़तेह हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही इराक़ के बादशाहों को दावत दे दी गई थी, लेकिन फ़तेह हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ईरान को फ़तेह कराया, इसी तरह से जो है इराक़ पहले फ़तेह हुआ, उसके बाद में ईरान फ़तेह हुआ था। तो इराक़ जब फ़तेह हो गया और इराक़ में फिर बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने कूफ़ा को अपना दारुल हुकूमत बनाया, और कूफ़ा जो था उनका कैपिटल था। यानी उस ज़माने की जितनी भी खिलाफत थी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के ज़माने में उन्होंने कूफ़ा को मरकज़ बनाया था। अब कूफ़ा जो है, कूफ़ा वो आज भी एक बहुत बड़ा इल्मी शहर है। हमारे सामने तारीख़ है, हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो भी कूफ़ा के रहने वाले थे। तो कूफ़ा जो है उस ज़माने में फिर एक इल्मी शहर के एतबार से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाने लगा, और आज भी कूफ़ा जो है एक बहुत बड़ा एक इल्मी शहर है। बड़े बड़े कुतुब खाने आज भी वहाँ पे है, बड़ी बड़ी जो है वहाँ पे बड़े बड़े मदारिस है वहाँ पर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फिर अब इस्लामी जो हमारी तारीख़ है उसको अगर हम देखते हैं तो बाद में जैसे ही खिलाफतों के अदवार चेंज होते गए, उमवी खिलाफत बनु उमैया, उसके बाद में बनु अब्बासिया, और इसी तरह से फिर ये जो खिलाफत उस्मानिया तक ये पूरे फिर इलाक़े जो है खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहे। अब इनकलाब जो आया, यानी आज का जो इराक़ है, अब इसको अगर हमको समझना है तो उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। पहला जो वर्ल्ड वॉर है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर खिलाफत उस्मानिया जो थी उन्होंने जर्मनी का साथ दिया, क्योंकि पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसके अंदर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था सेंट्रल पावर, दूसरी तरफ था अलाइड पावर। अब जो सेंट्रल पावर है उसके अंदर जर्मनी, और जर्मनी के साथ में खिलाफत उस्मानिया ने उनका साथ दिया था, और जो अलाइड पावर है उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह। और इन्हीं मुल्कों ने जब जर्मनी वो जंग हार गया, वो हारने के बाद में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये सब बातें याद रखने की है। जर्मनी पे जुर्माने लगाए गए, और इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया जर्मनी के ऊपर, अभी 2010 तक जर्मनी अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो उस जुर्माने के अंदर जो है अदा करता रहा। और करते करते यानी किसको अदा करता रहा?
उन मुल्कों को जिन मुल्कों पे जर्मनी ने अटैक किया था, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, उसके आजू बाजू के मुल्क हैं, और जर्मनी को तोड़ दिया उन्होंने। जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क था पहले। ये पोलैंड जो आज हम सुनते हैं ना, पहले पोलैंड नाम का कोई मुल्क वगैरह नहीं हुआ करता था। इसको बनाया इन लोगों ने, जो फ्रांस है और ये जो अलाइट पावर थे, इन्होंने तोड़ा जर्मनी को, और जर्मनी को तोड़ के 3-4 हिस्से कर दिए थे। वो बाद में वापस से एक जर्मनी हो गए, बर्लिन जो वॉल टूट गई। लेकिन उससे पहले जो है ना, ये पोलैंड तो खैर अभी भी एक अलग मुल्क है, लेकिन ये पहले उस ज़माने के अंदर जो है ये जर्मनी का ही हिस्सा है, यानी जर्मनी ही था वो इतना बड़ा। अब जैसे उन्होंने जर्मनी को तोड़ा, वैसे ही खिलाफत उस्मानिया को भी तोड़ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेंट्रल पावर के हारते ही बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह हुए। अब खिलाफत उस्मानिया जब टूट गई तो ये सारे मुल्क भी अलग अलग हो गए। इराक़ के ऊपर ब्रिटेन ने उस वक्त में कब्ज़ा कर लिया। बहुत सारे ये जो मुस्लिम मुल्क हैं ना, यहाँ पे भी इन्होंने अपना तसल्लुत किए। और उसके बाद यानी हालात जो है वो बदलते रहे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर ये सारे मुल्क जो है 1952-58 के दरमियान के जो ज़माने थे, यानी इन मुल्कों के अंदर जिन बादशाहों की हुकूमतें थी वो सिर्फ बराए नाम, बाकी पूरा तसल्लुत जो था वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन ने, और वो बादशाह वगैरह भी उनके इतने दबे हुए थे और उनके इतने ज़ेरे तसल्लुत थे, उनकी एक मेंटालिटी ऐसी बन गई थी कि भाई अगर अपने को हुकूमत करना है तो इन लोगों के साथ में मिलकर ही करना है, या ब्रिटेन के ताबे होकर ही करना है, वरना तो ये फिर अंग्रेज़ हमारे पूरे मुल्कों को तोड़ देंगे। अब उसके बाद में जन्म होता है अमेरिका का। मैं आपको अमेरिका के बारे में भी बता दूं कि अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई रोल नहीं था। अमेरिका था ही नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। लेकिन अमेरिका सोया हुआ था, उसको उंगली किया जापान ने ज़बरदस्ती। आपने देखे होंगे ना, गाँव खेड़ों में बहुत से बैल जानवर जो है, कठालिया बैल बैठे हुए रहते हैं। बाज़ औक़ात बेचारे खामोशी में अपना बैठे रहते, कुछ शरारती बच्चे जाके उनको जो है ना उंगली करते जाके वहाँ पे। कोई काड़ी कर रहा है, कोई उनको पत्थर मार रहा है। उसके बाद जब वो खड़े हो जाते, ये मैंने खुद देखा हूँ ऐसा, फिर सींग से उठा के फेंक देते वो लोगों को। तो क्योंकि वो अपनी जगह पे खामोशी में बैठे हुए थे, आपने ज़बरदस्ती जाके खुजाए, उसको उंगली किए। सेम अमेरिका का वैसा ही हुआ। वो था ही नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। जापान ने सोए हुए अमेरिका का जो पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का पूरा क्या पूरा जो आर्मी का कैंपस है, यानी वो पूरी आर्मी का अमेरिका का जो मरकज़ था, यानी जो अमेरिका की आर्मी की ताकत थी, उस पे जाके ज़बरदस्ती बम गिरा दिए जापान ने। जापान इत्तसक मुल्क है, एक उंगली के जैसा नक्शा है उसका। चाइना ऐसा है, एक बालिश के जैसा। वो पूरे चाइना पे जापान का कब्ज़ा था, कोरिया पे जापान का कब्ज़ा था, यहाँ तक कि हमारे भारत के जो ये मणिपुर वगैरह है, ये सब भी जापान के इतने दूर तक। जापान जो है ना, ऐसा पूरा वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये पूरे सब जापान के कब्ज़े में थे। इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी आज़ाद हिंद आर्मी, उन्होंने जापान के साथ मिलकर ही बनाए थे। जापान उस ज़माने में इतना ताकतवर मुल्क कहलाता था। तो जापान ने क्या किया, अमेरिका को ज़बरदस्ती जाके जब खुजाया, तो फिर अब अमेरिका जो है कठालिया बैल के जैसा उठ गया नींद में से। और उठने के बाद में, जैसे मैंने बताया, मैंने खुद देखा हूँ, पूरा क्या पूरा बाज़ार बर्बाद करते हुए देखा हूँ मैंने कठालिया बैल को। ऐसे ही फिर उसने क्या किया, रिएक्शन में फिर अमेरिका ने भी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटमी बम गिराए, वो गिराने के बाद फिर अमेरिका एक्टिव हुआ। और फिर अमेरिका भी जो है थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर वो भी शरीक हो गया। उसकी शिरकत के बाद में फिर ये सारे मुल्क जो है, जैसा पहले ब्रिटेन और जर्मनी ये सुपर पावर समझे जाते थे, अब अमेरिका जो है, सब मुल्क अमेरिका को सुपर पावर समझने लगे। क्योंकि दुनिया में उस वक्त दो ही ताकतें थी, एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका था। ये सब बर्बाद हो गए हुए थे। ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूरोप के मुल्कों में खाने के लिए नहीं था। हमारे इंडिया से जो है उनको खाने के लिए अनाज जाता था इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह, जर्मनी को, क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने उनको पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। अब अमेरिका सुपर पावर बनकर जब उभरा तो फिर क्या हो गया, बाद में ये जितनी भी अरब हुकूमतें भी जो थी,
सारे अरब मुल्क वो भी अमेरिका के सामने झुक गए, सब ने अमेरिका को अपना बड़ा मान लिया। अब अमेरिका भी जो है सारे अरब मुल्कों को, इसीलिए ये जो सऊदी अरब के अंदर पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों की हुकूमत थी, इसीलिए इन्होंने अमेरिका को साथ में लिया और अमेरिका को साथ में लेकर कहा कि भाई तुम हमको हुकूमत हमारी जमा दो, फिर हम तुमको हमारे यहाँ के जो तेल है, ऑयल है, ये सब हम तुमको उसके कुएँ दे देंगे और तुम जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। इसी वजह से जो अहले बैत थे वो सऊदी से उन्होंने हिजरत की और त्यूनिस चले गए। जो आज त्यूनिस के बादशाह है, एक्चुअल में ये पूरा ख़ानदान सऊदी से वहाँ आया हुआ है। ये ओरिजिनल में ये सब आले नबी है, अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोग। लेकिन अल्लाह के नबी के ख़ानदान के लोगों को हमेशा हर ज़माने में लोगों ने इसी हसद और जलन की वजह से सताया कि भाई इनकी निस्बत अल्लाह के नबी से होने की वजह से इनको इतना रिस्पेक्ट क्यों, इनकी इतनी इज़्ज़त क्यों, और ये अल्लाह के नबी के ख़ानदान के हैं इसलिए अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में क्यों डाला। ये हसद पहले से, मैं इंशाअल्लाह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जब ज़िंदगी के हालात सुनाऊँगा आपको, उस वक्त मैं बताऊँगा आपको डिटेल्स के अंदर कि किस तरीक़े से उनको भी जो उनका इंतकाल हुआ सिर्फ़ अहले बैत का साथ देने की वजह से। तो ये उस ज़माने से अभी तक, इसीलिए अल्लाह के नबी के ख़ानदान और उनके घर वालों की अज़मत को कम करने के लिए मदीना मुनव्वरा के अंदर जो पूरा जन्नतुल बक़ी, वरना वहाँ पे पहले जन्नतुल बक़ी के अंदर सब जो है ना पता था कि ये हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़ब्र है, और ये हज़रत जितने भी अहले अल्लाह के नबी के जो बेटे हैं हज़रत इब्राहीम, और इसी तरह से सब सहाबा की क़ब्रों के वहाँ पे पता था कि किसकी क्या क्या क़ब्रें हैं बोलकर। लेकिन वो सारे आसार उन्होंने ख़त्म किए, और आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के जो आसार है, अगर हम गारे सौर गारे हिरा भी जाने लगे तो वहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े हुए रहते, वो भी जाके जाने से रोकते और बोलते कि जाओ हरम में जाओ, वहाँ पे ये करो, यहाँ कहाँ जाते बोलते पहाड़ के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे भी बड़ी बुरी लगी थी जिस वक्त में मैं हज के लिए गया था, और मैं जब गारे सौर जाने लगा तो जाने नहीं दे रहे थे, वो वहाँ से ही हकाल रहे थे लोगों को वापस, और बहुत सारे लोगों को समझाने, और हर ज़ुबान के मुतरजिम हैं उनके पास में, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, और क्योंकि अक्सर हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग ही, उन्हीं के दिलों में अहले बैत की इतनी अज़मत और मोहब्बत है कि वो बेचारे इतने दूर गारे सौर के ऊपर भी चढ़ के जो है वो जाते हैं। वहाँ पे 5413 फीट की ऊंचाई के ऊपर है वो। खैर, तो सऊदी अरबिया के अंदर फिर इनकी हुकूमत कायम हो गई। उसी ज़माने में बाकी जो अरब मुल्क थे उन्होंने भी अमेरिका को सरेंडर कर दिया, बोले भाई जैसा तुम उठ बोलो तो उठेंगे, बैठ बोले तो बैठेंगे। सद्दाम हुसैन का ज़ुहूर कैसे अमल में आया, यानी सद्दाम हुसैन कैसे पैदा हुए। अब हम आ रहे हैं इराक़ पे। इराक़ की भी जो हुकूमत थी उस वक्त की, जो बादशाह थे वो ख़ुद भी उस वक्त में अमेरिका और जो दूसरे यूरोपियन मुल्क है उनके वो कठपुतली बने हुए थे। जैसा ईरान का तो आपको मालूम ही होगा कि जो रज़ा शाह पहलवी ईरान के बादशाह थे, उनको क्यों हटाया गया, इस्लामी इनकलाब ईरान में क्यों आया था, वो इसी वजह से आया था क्योंकि यूरोप के तसल्लुत में इतने ज़्यादा वो अंधे हो गए हुए थे। ईरान मतलब वो सेम टू सेम वैसा ही जैसे दूसरे यूरोप के मुल्क होते हैं। मिनी स्कर्ट मुसलमान लड़कियां वहाँ पहनती थी, पूरा मुल्क यानी सेम, आपको लगेगा नहीं कि ये कोई इस्लामी मुल्क है, इसीलिए वहाँ पे इस्लामी इनकलाब आया। ऐसे ही और भी बहुत सारे मुल्क हैं, हम जब अलग अलग मुल्कों पे बात करेंगे तो आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी का हमारा उन्वान है इराक़। अमेरिका को इराक़ के जो बादशाह थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो सद्दाम हुसैन एक छोटे से मेंबर के तौर पे बाथ पार्टी है वहाँ की इराक़ की, उसके अंदर वो ज्वाइन हुए और आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते जो सद्दाम की पॉलिसीज़ थी, सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा मुतासिर थे जमाल अब्दुल नासिर जो उस वक्त में मिस्र के जो सदर थे उनके ख़यालात से, और उनसे इतने ज़्यादा मुतासिर थे कि बस सद्दाम हुसैन चाहते थे कि मैं भी जो है इराक़ के अंदर हम भी वैसी ही हुकूमत कायम करें जैसे जमाल अब्दुल नासिर की है। अमेरिका ने देखा कि बास पार्टी के अंदर सद्दाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं और उनके ख़यालात हमारे ख़यालात से बहुत मिल रहे हैं, तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को आगे बढ़ाया
और आगे बढ़ाने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि सद्दाम हुसैन जो है वो इराक़ के सदर बन गए। अब जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक़ के सदर बने तो उन्होंने अमेरिका की जितनी पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। सद्दाम हुसैन ने जो इराक़ के अंदर जो ऑयल निकलता है, उस ज़माने के अंदर जो इराक़ के बादशाह जो थे वहाँ पे पूरा क्या पूरा उनके ख़जाने में जाता था। जैसे आज सऊदी अरबिया का पूरा क्या पूरा ऑयल जो है मोहम्मद बिन सलमान की जो कंपनी है पूरा क्या पूरा उसको जाता है। ये कंपनी है वो अरामको अरामको जो कंपनी है, अरामको कंपनी को पूरा क्या पूरा ऑयल यानी पूरा क्या पूरा वो बादशाह ये समझते हैं कि भाई ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा उनके ख़जाने में जाता है। ऐसे ही इराक़ के अंदर भी जो इराक़ में पूरे मुल्क में जो ऑयल निकलता था वो पूरा क्या पूरा बादशाह के ख़जाने में जाता था। सद्दाम हुसैन ने उसको नेशनलाइज़ किया। नेशनलाइज़ किसे कहते हैं, यानी जो प्राइवेट है उसको ये कहा कि भाई नहीं, ये मुल्क का सरमाया है, इसकी जो भी आमदनी वगैरह है ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुल्क की प्रॉपर्टी है। इसलिए इन ख़जानों से जितनी भी आमदनी होंगी, जितनी भी इनकम होगी, वो सारी के सारी मुल्क के ख़जाने में जाएगी, ना कि किसी के। तो उन्होंने जैसे ही नेशनलाइज़ किया इराक़ के ऑयल को, वैसे ही मुल्क के अंदर खुशियाँ और जश्न मनाने लगे। लोगों ने सद्दाम हुसैन को सर आँखों पर बिठा लिया। सद्दाम हुसैन की जो खुसूसियात थी, वो सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जितना भी मुल्क में आमदनी होती थी वो सारा क्या सारा उन्होंने देश के डेवलपमेंट पे, मुल्क के डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने पूरा लगा दिया। मतलब जब सद्दाम हुसैन सत्ता में, यानी जब सद्दाम हुसैन हुकूमत में आए और सदर बने, तो इराक़ में बगदाद और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के, वो शहरों को छोड़कर पूरे मुल्क में कहीं पर भी बिजली नहीं थी, कहीं पर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सद्दाम हुसैन ने पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी की लाइनों को बिछाया। गाँवों, खेड़ों, देहातों, हर जगह तक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया। अच्छे अच्छे रोड बनाए, रास्ते बनाए। मतलब उन्होंने इराक़ को एक नया इराक़ बनाया। अब इराक़ डेवलप होने लगा, एक डेवलप कंट्री बन गया। और अमेरिका इससे इतना खुश हुआ क्योंकि सद्दाम अमेरिका के बगैर कोई काम नहीं करते थे। अमेरिका ने ही उनको जो है सदर बनाया था और अमेरिका की सारी पॉलिसीज़ जो अमेरिका की थी उसके ऊपर सद्दाम अमल करते थे। और कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने जो है फिर क्या किया कि भाई उनके दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी उसे कहते हैं देशभक्ति। यानी इसीलिए उन्होंने पहले वो ऑयल की कंपनियों को नेशनलाइज़ किया। उसके अलावा मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई भी कुछ कहेगा तो सीधा उसको मौत की सज़ा होती थी। इसलिए उनके ज़माने के अंदर किसी ने भी बगावत वगैरह का ज़रा भी, यानी ये जो कुर्दिस्तान है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये सुन्नियों का रीजन है कुर्दिस्तान। और सद्दाम हुसैन ख़ुद भी सुन्नी थे। और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पावरफुल बनाने के लिए ख़ुद इराक़ के अंदर उन्होंने केमिकल की फैक्ट्रियां लगाई कि तुम अपने दुश्मनों पे केमिकल बरसा सकते हो। और सद्दाम ने ये सबसे बड़ी गलती की कि सद्दाम का छोटा भाई था, उसका नाम था केमिकल अली। उसको नाम ही दे दिए बाद में केमिकल अली का, इसलिए कि उसने कुर्दिस्तान के ऊपर वो केमिकल बरसाया था, जिसकी वजह से कुर्दिस्तान में हलब चा एक मकाम का नाम है, एक बस्ती का, वो वहाँ के लोग आज भी वहाँ पे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको ब्रेन कैंसर होता है। बहुत बड़ी ये एक ट्रेजेडी है। मैं इस पे फिर कभी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे जो है कुर्दिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं ताल्लुकात वाले, मेरे अजीज़ है, मेरे ताल्लुकात वाले हैं, इसलिए मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से इल्म है। तो कुर्दिस्तान के अंदर जो है ना आज भी लोगों को ब्रेन कैंसर होता है। बच्चे जो पैदा होते हैं वो सारा क्या सारा उसी केमिकल की वजह से होता है जो केमिकल अली ने हलबचा और वहाँ के पूरे शहरों पे बरसाया था। वो बरसाने की वजह से हज़ारों बेचारे कुर्द जो थे वो उसमें शहीद हो गए। तो ये सद्दाम हुसैन के ज़माने की कुछ ऐसे उन्होंने काम किए जुल्म करने के कि उन्होंने अपने यानी जो मुखालिफिन थे या जिन्होंने भी, क्योंकि कुर्दिस्तान की मांग जो है वो बहुत ज़माने से चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही। मैं आपको पहले कुर्दिस्तान भी बता दूँ। कुर्दिस्तान खुद एक जो है ना कुर्द एक कबीले का नाम है। कुर्द जो है वो पूरे के पूरे जो कुर्द लोग हैं पूरी दुनिया में वो खाली उतने ही हैं, लेकिन उनको इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में
खिलाफत उस्मानिया को तोड़े तो कुर्दिस्तान को 4 मुल्कों में बांट दिए उन्होंने। कुर्दिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में है, कुछ हिस्सा सीरिया में है, कुछ हिस्सा तुर्की में है और सबसे बड़ा हिस्सा जो है कुर्दिस्तान का वो इराक़ में है। अब उनको इस तरह से बांटने की वजह से जो इराक़ का कुर्दिस्तान है उन्होंने कहा कि भाई हमको आज़ादी दे दो। अब उनको आज़ादी, अभी सीरिया में ये जो सारे हालात पैदा हुए उसकी भी बुनियादी यानी शुरुआत उसकी वहीं से होती है कि वहाँ के कुर्द लोगों ने भी जो बगावत किए थे हुकूमत के ख़िलाफ़ कि भाई हमको 4 मुल्कों में तुमने बांटा है तो हमको एक मुल्क करो। लेकिन सद्दाम हुसैन ने बजाय उनकी मांग को कबूल करने के, उनके ऊपर उसके भाई ने केमिकल अली ने वहाँ पे पूरा केमिकल बरसा दिया, जिसकी वजह से कुर्द लोग बेचारे जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और अभी भी उनके यहाँ पे बच्चे वगैरह जो पैदा होते, कैंसर आम है वहाँ पे कुर्दिस्तान के अंदर, सिर्फ वो केमिकल की वजह से। अब कुर्दिस्तान के अलावा इराक़ में भी, क्योंकि सद्दाम हुसैन थे सुन्नी और इराक़ की जो 80% आबादी है वो है शिया। अब क्या हो गया कि सद्दाम हुसैन, जैसा मैंने कहा कि देशभक्ति उनके अंदर ऐसी कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए कुवैत पर जो उन्होंने अटैक किया 1990 में, दिसंबर 1990 में कुवैत के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कुवैत ने क्या किया, वहाँ पे जब ऑयल निकल रहा था तो कुवैत में इतना ऑयल वो निकालने लगे जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट गिर गए। अब वो गिरने की वजह से ये जो ओपेक देश है, जितने भी देशों में ऑयल निकलता है उनकी अपनी एक कमेटी है और वो लोग तय करते हैं कि भाई हर मुल्क कितना कितना ऑयल निकालेगा। लेकिन कुवैत ने जो है उससे भी ज़्यादा निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से ऑयल के रेट गिर गए। अब ऑयल जब मार्केट में ज़्यादा आने लगा तो रेट गिर गए, फिर इनके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। सद्दाम हुसैन ने कुवैत से बार बार रिक्वेस्ट किया, अरे भाई तुम लोग ज़्यादा ऑयल मत निकालो, ज़्यादा ऑयल मत निकालो या नहीं निकालो। तो कुवैत ने उनके बात को सुनने से जब इनकार किया तो सद्दाम ने अपनी आर्मी को भेज दिए, उनके जितने भी ऑयल की फैक्ट्रीज़ थी बोले ये सब अपने कंट्रोल में ले लो और कम ऑयल वहाँ पे निकालो। मतलब सद्दाम का कुछ कुवैत के ऊपर कब्ज़ा करने का इरादा नहीं था, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि भाई तुम ऑयल इतना जो निकाल रहे हो इससे इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर रहे हैं। अब मैं आपको 2 साल या पिछले साल की यूक्रेन वॉर से पहले रशिया में भी ऐसा ही हुआ। रशिया बहुत ऑयल निकाल रहा था तो सऊदी अरबिया ने रशिया से कहा भाई कम ऑयल निकालो। रशिया ने कहा कि हमको जितना निकालना है उतना निकालेंगे। तो सऊदी ने क्या किया, ऐलान कर दिया भाई हमारा ऑयल फ्री में है, कोई कीमत ही नहीं है इसकी, जिसको चाहिए आओ और फ्री में लेकर जाओ। तो आपने शायद वो न्यूज़ सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो गूगल पे देखो आपको मिल जाएगी। ऑयल जो है, ऑयल क्रूड ऑयल वो $0 से नीचे हो गया था। मतलब जो ले जाने वाले हैं उनको ही पैसे दे रहे थे, जाओ भर भर के लेकर जाओ। तो ये तरीक़े, अब ये पहले से इन लोगों के दरमियान में जिन जिन देशों में ऑयल निकलता है ना, उनके बीच में ऐसी क्राइसिस पहले से चलती आ रही है। तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कोई कब्ज़ा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा कम ऑयल तुम लोग निकालो। इस वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा उनके ऑयल रिफाइनरीज़ या जो ऑयल जहाँ पे निकलता है उसको कंट्रोल करने के लिए। यही चीज़ की वजह से बाकी जो अरब देश है, सऊदी वगैरह ने एक गलत फहमी ये फैल गई कि सद्दाम ने कुवैत पे अटैक कर लिया, तो सब लोग तिल मिला गए, सब ने अमेरिका को बुलाई और वो अमेरिका जिसने सद्दाम को कुर्सी पे बिठाया था उसने सद्दाम के ही ख़िलाफ़ में अटैक कर दिया। उसके बाद में अमेरिका ने जो है सद्दाम पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, सद्दाम पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई। वो पाबंदियों की वजह से फिर क्या हो गया, वो इराक़ जिसको सद्दाम हुसैन ने पूरे अरब मुल्कों में सबसे डेवलप कंट्री बनाया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सद्दाम हुसैन ने बनाई, बड़े बड़े रोड उन्होंने बनाए, बड़े हाईवे बनाए और उन्होंने रेगिस्तान में खेती के लिए जो है उन इलाक़ों में सब्सिडीज़ दी, कुएँ वगैरह खोदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने पहुँचाई। और ख़ुद मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुर्दिस्तान के अंदर मेरे बहुत लोग हैं ताल्लुकात वाले। ख़ुद इराक़ के अंदर भी, इराक़ का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई ऐसा ताल्लुका नहीं होगा जहाँ मेरे ताल्लुकात वाले लोग नहीं होंगे। चाहे फिर वो किरकुक हो, चाहे वो तिकरीत हो, चाहे फिर वो हलबचा हो, चाहे फिर वो दियाला हो, चाहे फिर कूफा हो, करबला हो, बसरा हो, इसी तरह से बगदाद शहर है, बगदाद के अतराफ़ में जितने भी शहर हैं वहाँ के
सारे के सारे इलाक़ों के अंदर जो है ना लोग हमारी पहचानत वाले वहाँ पे मौजूद है, तो वो लोग वहाँ के हालात बताते रहते थे कि बोले या वहाँ पे सद्दाम के ज़माने में ऐसा था कि आपके घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो राशन की गाड़ी आती थी हर महीने, और 4 लोग जो है हर आदमी का अलग अलग जो है वो किट देते थे, जिसके अंदर 10 किलो आपको चावल होते थे बासमती, उसके अलावा जो है आटा होता था, उसके अलावा शक्कर होती थी, साबुन होता था नहाने का, कपड़े धोने का, वॉशिंग पाउडर होता था, तेल के पैकेट होते थे, और उसके अलावा सर में लगाने का जो तेल है, शैम्पू है और अत्तर की बोतल है, ऐसा पूरा एक किट रहता था। हर महीने पाबंदी के साथ में आपको राशन की दुकान पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। मतलब सद्दाम ने क्या किए कि जो नेशनलाइज किए पूरे क्रूड ऑयल को, तो उससे जो आमदनी होने लगी मुल्क पे ही खर्च करने लगे वो। वरना पहले जैसे अभी मैंने बताया मोहम्मद बिन सलमान की जो कंपनी है आरामको, सारा के सारा जा रहा है आरामको में, लेकिन उस ज़माने में वैसा नहीं था। सद्दाम ने पूरा का पूरा मुल्क पे, लोगों के घरों में जाने दो तो हर एक के घर पे पूरा किट आता था। मतलब मेरे पूरे मुल्क में किसी ने भी गरीब और मोहताज नहीं रहना चाहिए। कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसको 200 मुरब्बा गज़ की ज़मीन दी जाती थी और उसके ऊपर वो घर भी बना सकती है और उसकी पेंशन शुरू हो जाती थी, यानी ये राशन के अलावा। मतलब जो बेसिक जो चीज़ें हैं लोगों की, सबका साथ और सबका विकास जिसको कहते हैं ना, उस तरह से सद्दाम हुसैन वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। मुल्क बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन उन्होंने जो कुवैत को जो समझाने का उनका तरीक़ा था, जो रिफ़ाइनरीज़ पे उनके फ़ौजियों ने कब्ज़ा करने यानी उसको कंट्रोल करने के लिए गए, तो एक गलत न्यूज़ पूरे अरब मुल्कों में फैल गई कि सद्दाम ने इराक़ पे और कुवैत पे अटैक कर लिया, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़ हो गई। और फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे और फिर 9/11 का जो वाक़या हुआ, तो अमेरिका को दुश्मनी निकालने के लिए कोई था नहीं। जैसे आपने देखे होंगे, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हैदराबाद के अंदर एक नर्स का रेप हो गया और उसका कत्ल हो गया था आज से 2 साल पहले। मैंने भी उस पर एक सबक दिया हुआ हूँ, चैनल पे है, आप तलाश करोगे तो मिल जाएगा। वो जो नर्स थी, बेचारी नर्स थी, और वो जो है उसको किसी ने बुलाया था, वो गई वहाँ पे, और बाद में पता चला तो उसके लिए जो है ना, पता चला कि भाई इसमें ज़िम्मेदार कौन है, तो पता चला 3 नशेड़ी थे। एक ड्राइवर था, एक उसका कंडक्टर था और एक कोई पंक्चर बनाने वाला था। वो तीनों जो नशेड़ी थे, वो तीनों नशेड़ियों को उन्होंने कसूरवार ठहरा के 2-3 दिन के अंदर ही जो सिकंदराबाद पुलिस थी उसने क्या किया, उनका इनकाउंटर कर दिया 3 दिन के अंदर। और पूरे न्यूज़ और वगैरह में ख़बरें आ गई कि क्या वहाँ के जो अधिकारी है वो कितनी उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है, और 3 दिन में ही मुजरिमों को पकड़ भी ली और उनका इनकाउंटर भी हो गया। लेकिन अभी मैंने हफ्ता भर पहले उसी केस के बारे में पढ़ा कि वो तीनों तो नशेड़ी थे, उनका वो केस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने आवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए बेचारे 3 नशेड़ियों को, गांजा वांजा पी के पड़े हुए होंगे किसी रेलवे ब्रिज के नीचे, उन्हीं को उन्होंने जो है गोलियों से ख़त्म करके लोगों को ये मैसेज दिए कि हमने उनको ये किया। बड़े उनको अवार्ड मिले, इनाम मिले, खूब तारीफ़ें हुई उनकी, और जो असली मुजरिम थे वो घूम रहे थे। मैंने अभी 8 दिन पहले पढ़ा कि ख़ुद पुलिस पे अब कार्रवाई हो रही है कि तुमने जो है अपने सिर्फ़ एक मामले को ठंडा करने के लिए बेचारे 3 नशेड़ी नशा करके पड़े हुए थे कहीं पे, उनको तुमने मुजरिम बना दिया। ऐसे ही 9/11 का जो हादसा हुआ अमेरिका के अंदर, अब अमेरिका को पूरे दुनिया को ये मैसेज देना था। अमेरिका में जॉर्ज बुश ने उसके खंडर पे खड़े रह के ऐलान किए थे, बोले इराक़ और अफ़गानिस्तान हम आ रहे हैं। मतलब ये है कि उनको मालूम भी हो गया था कि वो अफ़गानिस्तान वालों ने या इराक़, वो अफ़गानिस्तान में खाने को नहीं है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 20,000 टन जो है वो भेजा है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे गेहूँ भेजा है। और आज का बयान है, मैं अभी सुबह में ही पढ़ रहा था, ख़ुद अफ़गानिस्तान के जो लीडर हैं उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है और हम हमारी ज़मीन का इस्तेमाल कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे। अभी आज की न्यूज़ है, लगा तो मैं साथ में भी जोड़ दूँगा। ये उन्होंने कहा, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो वहाँ पे खाने को नहीं है बेचारों के पास में, उनके पास हमारे देश से जो है अनाज जा रहा है
और जॉर्ज बुश ने ऐलान कर दिए, बोले अफ़गानिस्तान अरे बेचारे गरीब लोग वहाँ के, उनके पास खाने को जवारी बाजरी नहीं, हमारे देश से वहाँ जा रहा है। खैर अब उनको जज्बात ठंडे करने का था। अमेरिकन्स के तोरा बोरा के पहाड़ियों पे बड़े बड़े बम गिराए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े बम, और वो पूरे तोरा बोरा की पहाड़ियों को पूरा छलनी कर दिए उन्होंने, इतने बम गिराए वहाँ पर। एक एक जो है ना, एक एक हज़ार टन का ऐसा बम गिरता था, मैंने ऐसा पढ़ा हुआ हूँ किताबों के अंदर, और वो पहाड़ों के ऊपर गिरता था। और मरते थे कौन उसमें? गधे, खच्चर, जो जंगली जानवर वहाँ पे रहते थे उसके ऊपर, वो पहाड़ियों के दरमियान में। तो लोगों के जज्बात, इमोशंस को ठंडा करने के लिए इन्होंने जो है इराक़ और जो अफ़गानिस्तान है उसको टारगेट बनाया। अब दोनों मुल्कों का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि इराक़ के अंदर आज भी अमेरिका की हुकूमत है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में खाने को भले जवारी बाजरी नहीं थी, लेकिन उनके पास जो ईमानी ताकत और क़ुव्वत, और सबसे बड़ी ताकत थी इत्तेहाद की। जो इत्तेहाद अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान के साथ में दिखाया, किसी ने भी, जो लोग थे नॉर्दर्न अलाइंस, एक बना था नॉर्दर्न अलाइंस, लेकिन वो नॉर्दर्न अलाइंस को उसी टाइम पे ख़त्म कर दिया इन्होंने, खुद वहीं के लोगों ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नॉर्दर्न अलाइंस नहीं चाहिए, हम तालिबान का साथ देंगे, हमको अमेरिका से मुकाबला करने का है। तो उन्होंने तालिबान का साथ दिए, पूरे देश ने, यहाँ तक के सब ने, वहाँ के शिया, वहाँ के हज़ारा, वहाँ के जितने भी अलग अलग कबीले हैं, सब ने मिल के तालिबान का साथ दिए कि हम सब मिल के तालिबान का साथ देंगे ताकि अफ़गानिस्तान से अमेरिका को भगाया जाए। तो भले खाने को जवारी बाजरी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भगाया वहाँ से। यह है इत्तेहाद की ताकत। और दूसरी तरफ इराक़ में क्या हुआ, मैंने बताया इराक़ में सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, 20% आबादी सुन्नियों की और 80% आबादी शिया की। अब आर्मी में सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स शिया थे। अमेरिका ने वो सारे लोगों से, आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनको कहा, भाई एक सुन्नी तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ना, हम शियों का मुल्क शियों के हाथ में देते ना, तुम हुकूमत करो ना भाई, यहाँ सद्दाम हुसैन कौन सा तुम्हारा बाप का सगा है। सब ने जो है अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए। अमेरिका ने फिर नूरी अल मालिकी और अपने वो जो जितने भी फिर शिया जो लीडर्स थे उनको सदर बना दिया, और सद्दाम हुसैन के ऊपर केस चलने लगा, और सद्दाम हुसैन जो थे उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, और वो शहीद हो गए ईद उल अज़हा के दिन। कुरान करीम उनके हाथ में था। असल में उन्होंने क्या किए, शीइयत और सुन्नियत का फ़ायदा उठाकर आपस में झगड़े लगाने का काम किए, और उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने इराक़ को बर्बाद किए। तो आज भी जो इराक़ है वो वहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ़ नाम है, एक लेबल है, वो नूरी अल मालिकी हो या कोई भी हो, लेकिन असली हुकूमत जो वहाँ पे चल रही है वो अमेरिका की हुकूमत है। जो अमेरिका ने बोला वही वो लोग करते हैं, यानी वहाँ का जो ऑयल है, जो सारी चीज़ें हैं। और फिर आज जो है पूरा मुल्क जो बर्बाद हुआ है, जो लोगों का सवाल था कि इराक़ किसकी वजह से बर्बाद हुआ, तो वो बर्बाद हुआ मुसलमानों के आपस के तोड़ की वजह से। अगर इराक़ के लोग भी अफ़गानिस्तान की तरह से इत्तेहाद के साथ में ये कहते कि भले सद्दाम हुसैन कैसा भी रहो, हम उसका साथ देंगे, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हम बाहर वालों को हमारे देश में क्यों आने देंगे? हमारा अपना देश है, हमारा अपना लीडर है, वो हमारे अपने देश का जो है लोकल आदमी है, हम उसी को अपना लीडर, हम क्यों बाहर? उन्होंने ये भी सोचना चाहिए था कि सद्दाम हुसैन ने इतना डेवलप किए, सद्दाम हुसैन ने ख़ुद के लिए कुछ नहीं किए। उनका महल भी मैंने देखा हूँ, एकदम सादा सिंपल, यानी जैसे उनका का जो महल है उससे बड़े बड़े मकान तो हमारे यहाँ पे यार जो यानी आम तौर पे बहुत सारे लोगों के मकानात वैसे होते हैं। कुछ भी नहीं था सद्दाम हुसैन का महल वगैरह भी, अगर आप देखेंगे ना, वो बोलने के लिए महल था लेकिन नॉर्मल एक मकान था। कुछ नहीं किया उन्होंने ख़ुद के लिए, क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी इंसान थे, अपने देश से उनको मोहब्बत थी। मगर ये चीज़ वहाँ के शियों के समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अच्छा है ना अपना सुन्नी नूरी अल मालिकी ने आधा बड़े बड़े जो है प्रॉपर्टियाँ बना दिया उधर मुल्कों के अंदर, और कठपुतली है वो। उसके बाद में भी जितने वहाँ पे सदर वगैरह बने, तो ये पूरे वाक़ये से हमको ये इबरत मिलती है कि असल चीज़ जो है ना, आपस का इत्तेहाद ज़रूरी है। जैसे तालिबान के साथ अफ़गान लोगों ने इत्तेहाद दिखाए,
भले खाने को जवारी बाजरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है छक्के छुड़ा दिए अमेरिका के रवानगी के आदाब। और इराक़ में सब कुछ होने के बावजूद भी आपस में इत्तेहाद नहीं, तो आज भी वो लोग कठपुतली बने हुए हैं। इसीलिए अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। मैं दावत के मुबारक काम के अंदर भी जो हमेशा इत्तेहाद की बात करता हूँ और निज़ामुद्दीन से जुड़ने की बात करता हूँ, उसका एक रीज़न सबसे बड़ा यही है, तोड़ मत पैदा करो आपस में। तुम्हारे कोई भी इख्तिलाफात भी होंगे ना, उसको आप बैठकर हल करो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, क्योंकि तुम अलग टपरी लेंगे, अलग उम्मत में तोड़ पैदा करेंगे ना, तुम्हारी ताकत कमज़ोर होंगी। तुमको उसका एहसास भी नहीं, हमको एहसास है, हमको इस चीज़ का एहसास है। हम जो इतनी शिद्दत पसंदी के साथ में इत्तेहाद की बात करते हैं और मरकज़ की बात करते हैं और निज़ामुद्दीन की बात, इसीलिए हमको मालूम है कि तोड़ से कितने नुकसानात होते हैं। हमारे अपने ज़ाती मफाद होते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से हम इतनी बड़ी बड़ी तहरीकों को, आपने देखे होंगे जमीयत के तोड़ पर भी मैं जो इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे जो है ना तोड़ से चिढ़ है। और दारुल उलूम को जिन्होंने तोड़ा है उनको भी जो मैं इतना बुरे बुरे अल्फाज बोलता हूँ ना, मुझे बताओ ना आप, मेरी क्या दुश्मनी है उन लोगों से? क्या मेरा प्रॉपर्टी का मसला है? क्या मेरे कुछ कर्ज़ा उधारी आने का है? या मैं जो है इतनी तायीद और जो है शिद्दत के साथ में अगर हज़रत जी मौलाना साद साहब की या मरकज़ निज़ामुद्दीन की बात करूं, तो कोई मुझे जो है कहीं का अमीर नहीं बनने का है, अमीर साहब वज़ीर साहब नहीं बनना है मुझे। यहाँ ये मेरे जो कारोबार है और ये जो मेरी शेयर मार्केट वगैरह की लाइनें हैं यार, यहाँ तो मुझे जो है खाना खाने को फुर्सत नहीं रहती। लेकिन हमारा मकसद यही है कि भाई जो इत्तेहाद की जो तुम्हारी ताकत है, जिस जगह से जुड़ी हुई है, उसको मत कमज़ोर करो, उसको मत तोड़ो, वरना जूते खाओगे। जितने जूते खा रहे हैं ना, और जहाँ जहाँ पे भी खा रहे हैं, अभी मैं आगे भी मैंने जैसा कहा हूँ कि कल अफ़गानिस्तान लिए, आज इराक़ हुआ, आगे यमन और मिस्र, लीबिया सब आने वाला है, सीरिया, सब पे बोलूँगा मैं। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि जो लोगों का सवाल था कि इराक़ क्यों बर्बाद हुआ, इराक़ बर्बाद हुआ आपस के तोड़ की वजह से, आपस के मसलकी झगड़ों की वजह से। अल्लाह हमको इससे इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बनाए और हमारे अंदर इत्तेहाद, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक है, सबका नबी दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फ़रमाएँ और हमको अक़ल सलीम और समझ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।